आज हम लोग जो धर्मवीर भारती की एकांकी है आवाज़ का नीलाम, उसके कुछ जो महत्वपूर्ण गद्य हैं उनका एक एक करके व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले अध्याय में बता दिया था कि एकांकी के माध्यम से लेखक हमको क्या कहना चाहता है और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस एकांकी में लेखक ने उठाए हैं। और अब आज हम लोग जो हैं व्याख्या के लिए जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं पहला गद्य जो है पढ़ रही हूँ। कितनी साध से मैंने तुम्हें निकाला था, कितनी लगन से कितनी मुसीबतें झेल कर तुम्हें लाया था। याद है तुम्हें जब तुम्हारा विशेषांक निकल रहा था और शीला सीढ़ियों पर से गिर पड़ी थी, लेकिन मैं उसके पास नहीं था। याद है जब शीला की दवाई के रुपए से मैंने 70 प्रेस वाला टाइप खरीद लिया था। मैं तुम्हारे लिए सभी कुछ भूल गया था, अपने को, अपनी फूल जैसी बच्ची को, अपनी शीला को, महज इसलिए कि तुम मेरी आत्मा की आवाज़ बन सको और मेरी नंगी भूखी जनता की आवाज़ बन सको, सत्य की आवाज़ बन सको। लेकिन जो ये गद्य है, जो इतना सा गद्यांश आपके सामने आया है, उसके माध्यम से ये व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी व्याख्या हम लोग इस तरह से करेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित प्रसिद्ध एकांकी आवाज़ का नीलाम से लिया गया है। यहाँ पर दिवाकर एक पत्रकार हैं और अपने अखबार आवाज़ में हमेशा सेठ बाजोरिया के काले कारनामों को प्रकाशित करते हैं। सेठ बाजोरिया दिवाकर का विरोधी है, परंतु परिस्थितिवश वह दिवाकर जो है परिस्थितिवश दिवाकर को अपनी पत्नी बीमार के इलाज के लिए आवाज़ नामक अखबार जो है उसको बेचने का निर्णय लेता है और वह भी बाजोरिया के हाथ में। क्यों? क्योंकि उसको उसके द्वारा मनवांछित पैसे मिलते हैं। और तब दिवाकर बैठा बैठा क्या सोच रहा है, इसके बारे में लेखक हमको बताना चाहते हैं। तो व्याख्या हम लोग देख सकते हैं कि दिवाकर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि इस अखबार को मैंने बड़ी लगन, मेहनत और बहुत बड़े सपने दिमाग में रख कर के निकालना शुरू किया था। इसलिए जब कभी क्योंकि किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या को लेकर और लोग जब एक दूसरे का शोषण करने लग जाते हैं, तब ये अखबार जो आवाज़ है वो लोगों की सत्य की आवाज़ बन कर के और सबके सामने पेश आए, दलितों की आवाज़ को उठाए। इसीलिए दिवाकर याद कर रहा है कि एक बार जब आवाज़ का विशेषांक निकल रहा था, तब उसकी पत्नी क्या हो गई थी, सीढ़ियों से गिर गई थी और वह अपनी पत्नी के पास न जा कर के और अपने कर्तव्य और एक सच्चे पत्रकार के कारण वह अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है और शीला की दवाई के लिए जो पैसे थे उसके पास, उनसे दिवाकर क्या कर लेते हैं, प्रेस के लिए टाइप खरीद लेते हैं। इसलिए जिस अखबार को निकालने के लिए दिवाकर ने अपनी पत्नी से मुंह मोड़ा, अपने पारिवारिक दायित्वों को भुलाया, अपनी फूल जैसी बच्ची की उपेक्षा की, वही अखबार आज विपरीत परिस्थिति हो जाने पर सेठ बाजोरिया के हाथ क्या करना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है। इसलिए दिवाकर चाहता है कि आवाज़ अखबार उसकी आत्मा की सच्ची आवाज़ बन सके, इस देश की भूखी नंगी जनता का प्रतिनिधित्व कर सके और हमेशा के लिए सत्य कथन के द्वारा समाज और देश को वास्तविक स्थितियों से परिचित कराता रहे। इसके लिए उसने पूरी कोशिश की
किंतु क्या हो जाते हैं, दिवाकर जो है अपनी बाजी को हार जाते हैं। और जब वह कह रहा है कि अखबार मेरी आत्मा की आवाज़ न बनकर जनता की आवाज़ और भावनाओं का प्रतिनिधित्व न बनकर सेठ बाजोरिया की आवाज़ बनेगा, तो यह क्या है, उस अखबार की क्या होगी, विडंबना होगी। वह अखबार की तौहीन होगी। जिस उद्देश्य के लिए वह अखबार निकला था वह उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा और वह अपना नहीं कर सकेगा और आखिर जल्दी ही उस अखबार को सत्य के मार्ग तक पहुंचाने के लिए बाजोरिया जो है उसकी रुकावट बन जाते हैं और ऐसी परिस्थितियां उसके सामने कर देते हैं कि वह कुछ ही क्षणों में जो है अपनी पत्नी को खो देगा और ऐसा उसको आतताई करके और उस अखबार से उसका संपादन वो छीन लेते हैं। इसलिए इस पद में मुख्य रूप से यही बात कवि कहना चाहता है। और दूसरा पद जो हम लोग देखेंगे वो है, अच्छा है मैं न समझ सकूं बाजोरिया जी, अब साधना और तपस्या के दिन भी तो नहीं रह गए हैं। अब कलम की शान और विचारक की आज़ादी का तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। अगर अब मैं आपके पत्र में हूँ तो आपका ढोल बजाऊँ, उसके पत्र में हूँ तो उसका ढोल बजाऊँ। लेखक कहते कहते यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस पद की भी या इस गद्य की भी व्याख्या हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित एकांकी संग्रह में संकलित धर्मवीर भारती के द्वारा रचित प्रसिद्ध एकांकी आवाज़ का नीलाम शीर्षक से अवतरित है और इसमें बाजोरिया और दिवाकर के बीच चल रही वार्ता का वर्णन किया गया है। जब बाजोरिया अपने कृत्रिम व्यवहार से या दिखावटी व्यवहार से दिवाकर के सामने त्याग और साधना और श्रद्धा की बात करता है, तब दिवाकर के हृदय में एक चुभन, एक टीस, एक पीड़ा का अनुभव होता है और वह बाजोरिया सेठ से कहते हैं कि आपके मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा भाव है, मेरी स्वाभाविक वृत्ति प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, मैं उसे अब नहीं समझना चाहता हूँ। अर्थात अब साधना और तपस्या के दिन भी तो दूर नहीं रह गए, कारण कि युग बदल गया है। इस परिवर्तित या इस बदले हुए युग में साधना और तपस्या के महत्व को कौन जान सकता है। अर्थात बहुत कम लोग इस तपस्या और साधना के बारे में जानते हैं। चारों तरफ लोभ, स्वार्थ, प्रलोभन, अवसरवादिता इत्यादि का बोलबाला है। इसलिए आप मेरे इस दुख या पीड़ा को नहीं समझ सकते। इसकी व्याख्या कवि कर रहा है इसी अर्थ में आगे कि वर्तमान परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति अपनी कलम से किसान और वैचारिक आज़ादी की बात करता है तो वो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। कवि यहाँ कह रहा है ना, लेखक की कलम की शान और विचारक की आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अर्थात इन युगों में, इस युग में इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनको कोई समझने वाला नहीं है और अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को लोग दूसरों के हवाले कर देते हैं। अब अगर मैं आपके पत्र में हूँ तो आपका ढोल बजाऊँ, और वर्तमान में तो क्या करते हैं, यही कारण है कि कोई व्यक्ति कलम के जौहर दिखाता हुआ अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को कायम रखता है तो कोई दूसरा उसे उस स्थिति में जीने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वास्तविकता लिखने नहीं देता है। इसलिए दिवाकर ने स्पष्ट किया कि अब परिस्थितियाँ वैसी नहीं रह गई हैं जैसा कि वर्तमान समय में हैं। इसलिए जो व्यक्ति जिस अखबार से संबंधित होता है वह उसी के गीत गाने लग जाता है और वैचारिक स्वतंत्रता और स्वाभिमान का मार्ग अब हमें काल्पनिक से लगने लग गए हैं। इसीलिए बहुत कम लोग जो हैं अपनी वास्तविक आवाज़ को या जनता की वास्तविक आवाज़ को वाकई उस अखबार की आवाज़ बनाते हैं जैसा कि जनता चाहती है। इसलिए लेखक की
इस पंक्तियों से जो है ऐसा महसूस होता है कि वर्तमान समय में सभी को अपनी वैचारिक स्वतंत्रता रखते हुए दूसरों को बिना कोई कष्ट या पीड़ा पहुंचाए अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और उसे लिखना चाहिए। और दूसरी तरफ आप प्रकाशक हैं तो जनता की आवाज़ को उस अखबार की आवाज़ बनाइए जिससे कि सत्यता या वास्तविकता हमारे सामने आ सके। और आगे हम लोग 1-2 पदों का और अध्ययन करेंगे जो इस एकांकी के महत्वपूर्ण पद हैं, उसकी व्याख्या हम लोग अगले अध्याय में करेंगे।